शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूँ मैं, तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपए की सब्जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोदकर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है, उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गवार है, उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ से खाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल देता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की जरूरत क्या थी? मुझे माफ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियां इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो
कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकाल कर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना, तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। ला, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है, हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। पढ़ी लिखी देवरानी। अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती। माँ बड़ बोली, ज्यादा मत बोल। जितना तेरा कद है ना उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है, इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करोगी? पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है। किताब, पेन, पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन, झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कंपटीशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिणी, तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलती तारिणी। तारिणी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। बिंदु के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिणी को पढ़ने नहीं दिया।
जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था, लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ? क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तेज, जैसे तुमने अपने जज्बातों को मन में छुपा के रखा, वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों? कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है, हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिणी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो। फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी? तुम इस सब की चिंता मत करो। I'll fix that all। बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, हाँ? तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख, ये सब हमारे घर में ही नहीं, राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर पूरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। गंगा जल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी, अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं। दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों? मेरा मतलब खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठकर क्यों खाए? प्रीति, तुम चलो ना रसोई में, चलो, सबके लिए कटोरी में खीर परोसती हैं। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है। प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं, उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? मधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। हाँ, आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए? हैं? अब क्या किया मैंने? आप हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? I just don't understand। प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो,
आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना, और इस घर की 4 दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा। अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्मपत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। I married you just because तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, तो वही हुआ ना। वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है, तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ। बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहाँ आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? मैं हिसाब कैसे करूँगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिलाया जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपनी माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना, रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है, तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में। पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो। प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है, बस! आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है, तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? मास्टरनी, तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है। तू ना वैसी ही है। तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है। गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है। हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मारकर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पांव पर निशान कैसे? बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, हमें बचाओ इन सब से। ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपटकर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ! एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए, तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना। अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है, तो हम क्यों फर्क करें? क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना। साथ में काम करके अपना घर, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है। अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा, वरना जमीन में ही धंस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर्स को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला,
कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो। इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं, मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा, प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिणी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहाँ से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिणी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनकी खतों को ही पढ़ते रह जाते हैं। साड़ी पहनने वाली बहू। सुनिए जी, हमारे बेटे की उम्र हो रही है, अब हमें उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए। अरे अभी देवेश बच्चा ही तो है, तुम अभी से क्यों उसके लिए लड़की देख रही हो? अभी से लड़की देखेंगे तभी तो हमें कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना, वरना आजकल का ज़माना कैसा है ये तो आप भी जानते ही हैं। अच्छे घर की लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। बात तो एकदम सही है तुम्हारी। आप रिश्ते देखिए और मैं बहू। इस घर में बहू तो सिर्फ मेरी पसंद की ही आएगी। विक्रम अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो सलोनी के घर जाते हैं। लड़की कहाँ है, जरा उसे बुलाइए तो सही। जी बस अभी आती ही होगी। स्मृति के इतना बोलते ही जींस टॉप पहने सलोनी वहां आ जाती है। सलोनी को देखते ही लड़के वालों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या पहन कर आई है आपकी लड़की? माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। वो आंटी जी, क्या है ना, आज मुझे कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। तो तुम कॉलेज भी जाती हो? वैसे कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? मैं अभी MBA की पढ़ाई कर रही हूँ। शादी के बाद क्या इरादा है तुम्हारा, जॉब या घर? जैसा आप कहो। देखो सलोनी, शादी ब्याह का मामला है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे मेरे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो खाना बनाना, बड़ों का आदर करना, पूजा पाठ करना जानती हो। ये जीन्स पहनना, कॉलेज जाना और जॉब करना, ये सब हमारे घर नहीं चलेगा। माँ, ये सब आप क्या बोले जा रही हो? आखिर जीन्स पहनने में क्या बुराई है? और उसे जॉब करनी है या पढ़ाई, ये सब तो उसकी मर्जी है। इसका फैसला हम कैसे कर सकते हैं? चुप कर तू, तुझसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है। तुम बताओ सलोनी, अगर तुम्हें हमारे घर की बहू बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। आंटी जी, मैं जीन्स भले ही पहनती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे अंदर संस्कारों की कमी है। मुझे खाना बनाने, कपड़े बर्तन धोने से लेकर भगवान की पूजा अर्चना करना सब आता है। लेकिन मैं आपकी शर्त नहीं मान सकती। ना तो मैं जीन्स छोड़ूंगी और ना ही अपनी पढ़ाई। ठीक है, फिर हम भी इस शादी के लिए इनकार करते हैं। वृंदा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक ही तो बोल रही हूँ। मुझे सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। ऐसे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वृंदा को ऐसी एक लड़की भी नहीं मिलती जो उसकी शर्तों पर शादी के लिए तैयार हो। वो जहाँ भी लड़की देखने जाती, उनसे ताउम्र साड़ी पहनने और घर का चूल्हा चौका करने की शर्त रख देती, जिसे सुनती ही हर लड़की इनकार कर देती। देखो वृंदा, बहुत मुश्किल से एक और रिश्ता आया है। तुम प्लीज़ यहाँ किसी पर कोई शर्त मत थोप देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऊट-पटांग शर्तों के कारण हमारे बेटे की उम्र निकल जाए। अच्छा, तो अभी आपको मेरी शर्तें ऊट-पटांग लग रही है। जिस दिन कोई गलत लड़की हमारे घर की बहू बन जाएगी ना, तब समझ आएगा आपको। देवी जी, अगर आपका हो गया हो तो अब चले हम लड़की देखने। हाँ तो चलो ना, कौन मना कर रहा है। वृंदा और विक्रम अपने बेटे के संग लड़की देखने जाते हैं, जहाँ लड़की की माँ चारुलता उनका स्वागत करती है। आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे?
नहीं नहीं, आप बस लड़की को बुला लीजिए। चारुलता अपनी बेटी वैदेही को आवाज़ देती है। थोड़ी ही देर में साड़ी पहने, हाथ में चाय लिए और सर पर पल्लू रखकर वैदेही आ जाती है। वैदेही को देखते ही वृंदा फूले नहीं समाती। वो बिना कुछ पूछे ही रिश्ता पक्का कर देती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देती है। शादी के 2 दिन बाद, वैदेही बेटा, देवेश ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो उसके लिए चाय बना कर ले आ। मम्मी जी, मुझे चाय बनानी तो आती ही नहीं है और उनको ऑफिस के लिए बहुत देर भी हो रही है, वरना मैं यूट्यूब में देखकर बना लेती। आप एक काम कीजिए ना, आज आप चाय बना लीजिए, मैं कल बना लूँगी। वैदेही की बातें सुनकर वृंदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर अब वो करती भी तो क्या, बेटी को ऑफिस के लिए लेट जो हो रहा था, तो बस फटाफट वृंदा ने रसोई में घुसकर चाय बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद देवेश ऑफिस के लिए निकल गया। अब वृंदा सीधे वैदेही के कमरे में जाती है। बहू, तुझे खाने में क्या क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं मम्मी जी। हैं? कुछ भी नहीं मतलब? क्या तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? नहीं तो मम्मी जी। वैदेही के इतना बोलते ही वृंदा अपना सर पकड़ लेती है। वैदेही भी अपनी सास की यह हालत देख मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अच्छा बहू, ये बता, तुझे कपड़े धोने तो आते हैं ना? ना। क्या? कपड़े धोने भी नहीं आते? अच्छा, तो बर्तन धोना वो तो आता ही होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने आज तक कभी बर्तन धोए ही नहीं। तो एक बात बता बेटा, तुझे आता क्या है? इस पर वैदेही शर्माने लगती है। अरे शर्मा क्यों रही है? बता ना, कुछ तो आता ही होगा तुझे। वैदेही शर्माते हुए कहती है, मम्मी जी, दरअसल मुझे ना खाने पीने और सोने के अलावा कुछ नहीं आता। वैदेही के इतना बोलते ही सास का सर चकराने लगता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, मैं हूँ ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन वैदेही घर का एक काम भी नहीं सीख पाती। वृंदा भी अब उसे सिखाते सिखाते थक चुकी थी, इसलिए अब वो भी उससे काम करने को नहीं कहती। क्या हुआ वृंदा, इतने परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊँ आपको, सारा काम दिन रात बस मुझे ही करना पड़ता है। बहू को कुछ भी बोलती हूँ तो वो साफ इनकार कर देती है। अब बहू तो तुमने खुद ही पसंद की थी, तो भुगतो अब। इसीलिए कहता हूँ, पहनावा देख कर किसी इंसान को मत तोला करो। कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, मानती हूँ सही बहू चुनने में मुझसे चूक हो गई। आप खुश? इतना कहकर वृंदा वहाँ से चली जाती है। एक दिन वृंदा से मिलने उसकी कुछ सहेलियाँ घर आती हैं, जिनमें से एक सहेली अपनी बहू को भी साथ लेकर आती है। अपनी सहेली की बहू को देख वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम यहाँ? ये मेरी बहू है सलोनी, तुम जानती हो एक दूसरे को? जी माँ जी, आंटी जी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर भी आई थी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि वो मुझे अपने घर की बहू तभी बनाएंगी जब मैं अपनी पढ़ाई, जॉब और जींस पहनना सब छोड़ दूंगी। सलोनी की बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। इतने में सलोनी की सास कहती है, वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम इसकी बहू नहीं बनी, वरना हमारा क्या होता। जानती हो वृंदा, मेरी बहू घर का सारा काम अकेले करती है, मुझे एक बर्तन तक उठाकर नहीं रखने देती। मैं तो सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो सलोनी मेरे घर की बहू बनी है। हीरा है हीरा मेरी बहू। अब वृंदा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसे शैलजा से जलन भी होने लगती है, जिसके कारण वो अपनी बहू की झूठी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। अगर तेरी बहू हीरा है तो मेरी बहू भी कोहिनूर है। जानते हो तुम लोग, मेरी बहू तो सुबह उठने से पहले ही मेरे हाथ में खाना ला कर दे देती है।
और मेरे बोलने से पहले ही घर का सारा काम खत्म कर देती है। ऐसी है मेरी बहू। जिस बहू की तू इतनी तारीफ कर रही है, जरा अब उससे मिलवा भी दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैदेही बेटा, जरा बाहर तो आना, मेरी कुछ फ्रेंड्स तुझसे मिलना चाहती है। वृंदा के कहते ही वैदेही सिर पर पल्लू रखकर बाहर आती है और सभी के पैर छूती है। वृंदा, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ यार, तू सच में बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली, वरना आज के ज़माने में ऐसी लड़की मिलनी बहुत मुश्किल है। सच में क्या किस्मत पाकर आई है तू। तुझे तो कोहिनूर से भी कीमती बहू मिली है। वृंदा झूठी मुस्कान लिए हंसने लगती है। तभी मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाकर कुछ बना दीजिए ना प्लीज़। वैदेही की ये बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अरे बेटा, भूख लग रही है तो जाकर बना ले कुछ, अपनी सास को क्यों परेशान कर रही है। इससे पहले कि वैदेही कुछ बोलती, वृंदा बीच में बोल पड़ती है। अब वो क्या है ना, बहू को सिर्फ मेरे ही हाथ का खाना पसंद है, इसलिए वो मुझसे बोल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये बाहर का कुछ खाती भी नहीं होगी, क्यों बहू? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ जो भी मिल जाए, बस मुझसे ना ये काम वाम नहीं होता। मुझे तो आप बैठे बैठे जो दे दोगी मैं सब खा लूँगी। क्यों वृंदा, तू तो बोल रही थी तेरी बहू घर का सारा काम करती है। अरे बहू, तुम लोगों से मजाक कर रही है क्या? तुम भी इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? जा बहू, जाकर सबके लिए चाय बना दे। मम्मी जी, मैंने आज तक अपने लिए तो चाय बनाई नहीं, फिर इतने सारे लोगों के लिए कैसे बना दूं? अगर आप चाय बनाए ना तो मेरे लिए भी बना देना। मेरी फेवरेट सीरियल का आने का टाइम हो गया है, मैं अपने रूम में जाकर टीवी देख रही हूँ। हाँ, थोड़ी देर पहले तक जो लोग वैदेही की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, अब वही लोग उस पर हंसने लगते हैं। वृंदा को अब अपनी बहू और अपनी छोटी सोच पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं वृंदा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। मुझे फक्र है अपनी बहू सलोनी पर, जो ऑफिस के साथ साथ पूरा घर भी संभालती है। चल बेटा, घर चलते हैं। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। सलोनी वृंदा के पास जाती है और उससे कहती है, आज तो आपको एहसास हो ही चुका होगा आंटी जी कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जींस पहनने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की असंस्कारी है, या फिर अगर लड़की ऑफिस जाती है तो अपने परिवार को नहीं संभाल सकती। ये सब सिर्फ एक गलत सोच है। अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझे ठुकरा दिया, वरना मुझे इतना अच्छा ससुराल नहीं मिलता। आज अपने पूरे जीवन में पहली बार वृंदा को एहसास होता है कि पहनावे को लेकर उसकी सोच कितनी गलत थी। कभी किसी के संस्कारों को उसके कपड़ों से तोलकर नहीं देखना चाहिए। कपड़े कभी किसी की काबिलियत और संस्कारों को बयान नहीं कर सकते। सच बोलने वाली बहू। देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आया ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी ज़रूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सोने, बाकी मैं संभाल लूँगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर, ना कभी झूठ बोला, ना फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है, तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात सुनील को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता, तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी।
अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? बाई लागू माँ जी, वो ये बोल रही थी कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी न जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी सुनील ममता के मुंह पर हाथ रख देता है। क्या रे कलमुँह है, हटा बहू के मुंह से हाथ। अरे क्या क्या बोलता है तू? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल रहा है। देख मेरी सास कितनी शरीफ है। हाँ, तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? और भी कुछ कहना है क्या? माँ आई है ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। ममता अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर पैर पकड़ लिए मालिक के, नहीं तो। सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो तू शांत क्यों नहीं रहता? क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक रोज, बहू, जा अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रखकर, अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल साड़ी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कितनी गंदी आदत है तेरी सास की, खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। ममता घर आ जाती है खाली हाथ ममता को देखकर। नहीं देना उसका लूटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोल देती तुझे पहनना है, लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है, पर हंसने लगती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्या सोचकर हंस रही है? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ बस सही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है। और बहू ने आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो कल्लू हलवाई का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है। खैर, मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही हैं तो मैं ही अपनी लाल पहनाती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियाँ हैं कि क्या बताऊं। मैंने सोचा तो था, पर ये सामने दिख गई तो यही पहन लिया। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू ममता बहू। आंटी जी, वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है माँ जी की आदत, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना ऐन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूरती है।
अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम जैसे तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं। चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी ये बात सबसे कहने की? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे? मैंने क्या बोल दिया माँ जी? मुझे क्यों डांट रही है? मेरी गलती क्या है? ममता को रोता देख सुनील आ जाता है। अरे माँ क्या हो गया? पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। अरे लेकर जा इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन। चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चलो। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गाँव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ? अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी। जाने का नाम ही नहीं ले रही। जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं। यही बोल रहे थे कल माँ जी आपके लिए। सास बेटे को देखती है लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है सुनील का बॉस। सुनील है क्या घर में? वो क्या ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे बॉस आप आइए आइए। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सिर्फ कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर, बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है। ममता के साथ सब चाय पीते हैं और जैसे ही बॉस जाने को मुड़ता है कि क्या जी, कितने नेक इंसान है। फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या बॉस के कान तक खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं और फिर ओह, तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस, आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। भाभी जी आप बताइए। नहीं नहीं बॉस, लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं। आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मारेगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बची थी लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी। अब देख तू। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, सुनील काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है। सुनील सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है। तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये कि कैसे का जवाब अब मिल जाता है। और फिर एक रोज ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है। कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना तो आ गई। वो क्या है ना, पता है पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों? यहाँ क्या पैसे का पेड़ उगा है? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। सुनील ये बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद बेटा ममता,
तूने मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती। लेकिन चलती हूँ मैं। सास बाहर जाकर बाहर खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद सुनील घर आता है। देखिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूंगी। क्या? कभी नहीं? फिर क्या, दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि बीवी को थोड़ी सी झूठ की आदत हो जाती है।